बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सेल टैक्स आलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अब जो मेन काम करना है उसमें एक तो ओवरव्यू लेने के फ़ौरन बाद अगर आप बुक से देखें, बेटा बातें नहीं करें, सर अदनान की बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 24 नज़र आएगा, थ्योरी क्वेश्चन ऑन सेल टैक्स। अब आपने क्या करना है, असल में मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से गो थ्रू आपको करवा दूं, लेकिन रफली कोई 2015 से ऑनवर्ड के जो क्वेश्चन है ना, लाइक क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर और फिर आप आगे की तरफ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 तक, इनको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। लेट्स अज्यूम, क्योंकि सेल टैक्स में छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं, आई होप कि अब हमने आपको इस काबिल कर दिया है कि आप शायद खुद भी पढ़ेंगे कोई चीज़ तो आपको समझ आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं पे ये लगे कि ये बात मुझे नहीं समझ आ रही है, मसलन रिटर्न्स का एक जगह जिक्र आएगा कि कितनी तरह की रिटर्न्स होती हैं। हम एक रिटर्न मंथली सबमिट करवाते हैं सेल टैक्स में, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल रिटर्न अपनी बोलते हैं, मंथली रिटर्न बोलते हैं। फिर हम इसके साथ क्वार्टरली कुछ लोग रिटर्न जमा करवाते हैं। फिर कंपनीज वगैरह ने अपनी एनुअल रिटर्न जमा करवानी है। फिर डी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर किसी शख्स ने अपनी फाइनल रिटर्न जमा करवानी है। फिर इसी तरह से हम अगर कोई भी किसी महीने में हमने कोई भी सेल या परचेज ना की हुई हो तो फिर हम एक रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं जिसको कहते हैं नील रिटर्न। अब हमें पता है रिटर्न सबमिट हो रही है, अब इसमें अगर सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई हो कि हर महीने जमा होगी नॉर्मल रिटर्न है, क्वार्टर बाद जमा होगी क्वार्टरली रिटर्न है, साल बाद जमा होगी एनुअल रिटर्न है, अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो फिर जो रिटर्न हमने जमा करवाई नील रिटर्न है, ठीक है। तो आपने ये 55 क्वेश्चन से ऑनवर्ड एक मरतबा इसको गो थ्रू करना है। मैं कोशिश करूंगा क्लास में भी एक मरतबा इस सारे से गो थ्रू हो जाएं और फिर आप देखेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि यार बस यही वो चंद बातें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं। वो जो आपको थ्योरेटिकली लगता है ना कि क्या चीज़ें रटा लगानी है, वो इन 55 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अच्छा यार ये चंद बातें हैं जो पूछी जा रही हैं। डी रजिस्ट्रेशन कल हम कर गए थे और सस्पेंशन भी कर गए थे। सस्पेंशन हमने कहा था कि किसी शख्स को किन रीज़न की वजह से सस्पेंड किया जा सकता है, तो ये 7 रीज़न यहाँ लिखी हुई थी, ठीक है जी। अगर डिपार्टमेंट के लोग गए और वो बंदे वहाँ नहीं मिले और ये 7 बातें हम सारी कल कर गए थे कि ये रीज़न हैं जिसकी वजह से सस्पेंशन हो सकती है। सस्पेंशन का प्रोसीजर क्या था कि आपने विदाउट नोटिस उस पर्सन को सबसे पहले क्या कर देना है, सस्पेंड कर देना है, ठीक है। और फिर आपने उसको विद इन 7 डेज नोटिस जारी करना है। पॉइंट नंबर 4, in case where the buyer or supplier of the suspended person belong to another LTU RTU, they are to be suspended as well. The commissioner shall inform। हाँ वही हो रहा है कि अगर एक कंपनी है ABC, हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जो जाहिर है जो फ्रॉडिये लोग होंगे नॉर्मली उनके पीछे चेन भी फ्रॉडियों की चल रही होगी, तो आपको पता लगा XYZ को भी सस्पेंड करना है और AXL को भी सस्पेंड करना है। लेकिन ये लाहौर में रजिस्टर्ड था, ये मुल्तान में रजिस्टर्ड था और ये फैसलाबाद में रजिस्टर्ड था। तो कहते हैं कि फिर उनके LTUs को, उनके ऑफिसर्स को बताएं ताकि वो भी इसको क्या कर दें, सस्पेंड कर दें। पढ़िए, इन केस वेयर द बायर और सप्लायर ऑफ द सस्पेंडेड पर्सन, ऑफ द सस्पेंडेड पर्सन, ठीक है ना, वेयर द बायर एंड सप्लायर ऑफ सस्पेंडेड पर्सन belongs to another LTU, they are to be suspended as well। अगर अपने ही LTU में होंगे फिर तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना, 5 लोग मुझे लग रहे हैं मैं 5 को सस्पेंड कर दूंगा, ये बात हो रही। क्लियर हो गई बात जी? जी जी जी, यानी पहले सस्पेंड करना है ताकि फ्रॉड रुके, फिर उसको शो कॉज करना है। नोटिस का तो मतलब है ना, आपने उसके ऊपर एक एलिगेशन लगाया और फिर उस एलिगेशन के ऊपर आपने विद इन कितने थे, विद इन नहीं, बाद में जो इंक्वायरी थी, ठीक है ना, ये काम चलना। यानी सस्पेंड करने से पहले उसको नहीं बताना,
ठीक है, पहले उसको सस्पेंड कर देना, क्योंकि सिस्टम में सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड होने का इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा कि आज जिस क्लिक पर आप उसे सस्पेंड कर देंगे, नाउ एंड ऑनवर्ड उसकी किसी इनवॉइस का इनपुट क्लेम नहीं हो सकेगा। जो पिछली इनवॉइस क्लेम हुई थी वो भी हम डिसअलाउ करके लोगों से रिकवर करनी शुरू कर देंगे। लेकिन अगर मीन टाइम उसने साबित कर दिया कि वो जो 7 रीज़न में से कोई एक रीज़न होगी, 2 रीज़न होंगी, उसने प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर हम सस्पेंशन का ऑर्डर ख़त्म कर देंगे, सिस्टम में से उसको सस्पेंडेड में से निकाल देंगे, वो फिर उसका स्टेटस बहाल हो जाएगा। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, अब अगर हमें वो सेटिस्फाइड ना कर सका और हमें लगा कि ये तो ऐसे ही है, जो शक हमें पड़ा था वो बिल्कुल ठीक था, अब हम उससे अगला उसके ऊपर एलिगेशन लगाने जा रहे हैं, उसको क्या करने जा रहे हैं? ब्लैक लिस्ट करने जा रहे हैं। इफ द ऑफेंस इज कंफर्म्ड, कौन सा ऑफेंस था उसके ऊपर? वो इस 7 पॉइंट में थे, ठीक है ना? इफ द ऑफेंस इज कंफर्म्ड, द कमिश्नर शैल इशू एन appealable self-speaking order for blacklisting and shall start legal and penal action. उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेंगे, रिकवरी के प्रोसेस भी शुरू करेंगे, सारे काम शुरू करेंगे। हाँ, वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है, अपीलेबल हमने उसको दिया है ताकि उसके साथ कोई ज्यादती ना हो जाए, वो अपील करना चाहे अपील करे इस ऑर्डर के खिलाफ। लेकिन आमतौर पे होता क्या है, जो ब्लैक लिस्टेड यूनिट होते हैं ये फ्रॉड करके भाग गए हुए होते हैं, तो सामने ही नहीं आ रहे होते, तो अगर वो अपील भी करेगा तो सामने तो आएगा ना, फिर इसका मतलब ये हुआ द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल कंटेन रीजन फॉर ब्लैक लिस्टिंग। क्या वजह बनी? आप ट्रेस नहीं हो रहे थे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं थी, वही 7 में से कोई एक रीजन हम बताएंगे। द टाइम पीरियड फॉर विच रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ ब्लैक लिस्टेड पर्सन और हिज बायर शैल बी इनएडमिसिबल। क्योंकि अब हमने कुछ बुनियादी इंक्वायरी कर ली है ना, तो जरूरी नहीं है कि इस शख्स ने पिछले सारे अरसे में ही गलत काम किए हुए हैं। वो जो पिछली इंक्वायरी हमने की है, फर्ज किया हमें पता चला कि यार ये शख्स 2020 से इस काम में पड़ गया, तो हम ब्लैक लिस्टिंग में बताएंगे कि जी जनवरी 2020 ऑनवर्ड जितनी परचेजेज हैं उसका इनपुट क्लेम नहीं हो सकता, लेकिन जो 2019 की परचेजेज हैं क्योंकि उसका इनपुट हमें आया हुआ है, हमारे सिस्टम ने वेरीफाई कर लिया, तो कोई बात नहीं है, वो तो सही ट्रांजैक्शन थी। मींस गलत ट्रांजैक्शन को ही हम क्या कर रहे हैं? डिसअलाउ कर रहे हैं। कोई अभी भी हम पर्सनल नहीं हो गए कि अगर एक ट्रांजैक्शन ठीक है तो हम उसको कर रहे हैं, नहीं, अभी भी हम बिल्कुल वही बता रहे हैं। द टाइम पीरियड फॉर विच रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ ब्लैक लिस्टेड पर्सन और हिज बायर शैल बी इनएडमिसिबल, एनी टैक्स टू बी पेड और पेनल्टीज टू बी इम्पोज। अब इसने कौन कौन से हमने इसे टैक्स रिकवर करने हैं और क्या हमने इसको पेनल्टीज लगाई हैं, ये सारा कुछ उस ऑर्डर में बता दिया गया। जब से इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ है तब से लेकर जो ब्लैक लिस्टिंग डे है सर, तब तक सारी प्रोसेस जो है वो हम उसको पे करते हैं। मैंने अभी बताया कि सारी नहीं करेंगे। अगर वो ब्लैक लिस्टेड में इन्वॉल्व है, मतलब एक आदमी रजिस्टर्ड ही हुआ था 2017 में और माशाल्लाह रजिस्टर ही इसी नीयत से हुआ था कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम है फ्लाइंग इनवॉइसेस वाला और यही किया करना, अब आकर वो हमारे उसमें आया, जाहिर है गवर्नमेंट को एक ही दिन में तो खबर नहीं पहुंच जाती, चलते चलते कहीं से अब आप पकड़े गए, तो यस आप इसका पिछले सारे टेन्योर को ब्लैकलिस्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी इनवॉइसेस फ्लाइंग इनवॉइसेस थी, सारी इनवॉइसेस फेक इनवॉइसेस थी, तो आप इसके पिछले पूरे टेन्योर को ब्लैकलिस्ट करेंगे। ठीक हो गई बात? अच्छा, इतना ये तो हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं ना, थ्योरेटिकली बात कर, इतना लंबा पीरियड बैक पे जाएगा नहीं, क्योंकि साथ साथ ऑडिट भी तो हो रहे होते हैं ना, कम से कम हर एसएससी का हर 3 साल में एक ऑडिट तो जरूरी हो रहा होता है, तो इसका मतलब है 3 साल से पुरानी बात नहीं होगी, क्योंकि जब पिछला ऑडिट हुआ होगा तो हमारे पास सॉफ्टवेयर तो था, ऑडिट के दरमियान हम उसे क्रॉस मैच कर लेते थे कि आपकी परचेज और सेल जो है वो जेन्युइन है कि नहीं है, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होंगी। आप ये कहें कि सर अगर 20 साल पुरानी होंगी तो फिर क्या होगा, तो इतनी पुरानी ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल बी इशूड विद इन 90 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ हियरिंग। 90 दिन के अंदर अंदर आपने ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर इशू करना है, अदरवाइज इट शैल बिकेम वॉइड एब इनिशियो। जैसे ही टाइम एक्सपायर होता है
तो लॉस सारा दोबारा जिस पर्सन के ऊपर ये एलिगेशन लगा हुआ है उसको इनोसेंट समझ लेता है। पहले भी हमने कहा था कि अगर 7 डेज के अंदर अंदर आपने शो कॉज नहीं किया तो जो आपने सस्पेंड करने का नोटिस दिया है वो क्या हो गया है, वॉइड हो गया, बिकॉज एक टाइम फ्रेम के अंदर आप यहां से शायद लेजिस्लेटर को लगता है कि कहीं हम तंग तो नहीं कर रहे लोगों को, तो यहां फिर एक टाइम फ्रेम दे दिया कि विद इन 90 डेज आपने ब्लैक लिस्टिंग का ये वाला ऑर्डर जो है इशू करना है, और अगर ऐसा नहीं किया तो एब इनिशियो वॉइड हो जाएगा, मीन उसकी सस्पेंशन भी खत्म हो जाएगी और सारा कुछ वो बंदा इनोसेंट हो जाएगा। जी आप क्या पूछे बेटा? पूछा था कि सेकंड पॉइंट का थर्ड बुलेट जरा एक्सप्लेन करते हैं। एनी टैक्स टू बी पेड, ये जी जब हमने एक बंदे का ऑर्डर किया तो बताएंगे ना उसने जितना फ्रॉड किया हुआ है कि भाई अब आपसे ये हमने 4 करोड़ रुपया लेना है, ये इसकी पेनल्टीज हैं, ये इसका फाइन है। ठीक हो गई बात जी? अच्छा जी। कॉपीज ऑफ ऑर्डर शैल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, ऑल LTUs RTUs, ये वो बस, और ये कॉपी सर्कुलेट कर देंगे ताकि सब लोगों को पता चल जाए, इज्जत इसकी अच्छी तरह रुल जाए बस, ठीक है ना। बाकी और कोई बात इसमें कॉन्सेप्चुअली और कोई बात नहीं है। क्लियर हो गई है जी बात? ये डस्टर कहाँ चला गया? डस्टर यहाँ रख के बैठ गया। अच्छा जी, एक वक्त था ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया था यही दोनों, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा काम फ्रॉड इसी से रिलेटेड हो रहे थे, लेकिन बहरहाल अभी भी इससे रिलेटेड आपने ब्लैक लिस्टेड और सस्पेंडेड को थोड़ा सा पढ़ लेना है। अच्छा जी आगे चलते हैं। फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। अ रिटर्न फॉर पर्सन ऑपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स। अच्छा कुछ रिटर्न, कुछ सेक्टर हमने बना रखे हैं कि फलां सेक्टर की डेट ऑफ रिटर्न ये है, फलां की ये है, या फलां ने क्वार्टरली रिटर्न जमा करानी है, फलां ने मंथली रिटर्न जमा करानी है। अब एक आदमी है वो जो डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहा है, मसलन फर्ज कर लें एक आदमी रिटेलर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है, और कोई और ऐसी एक्टिविटी भी है, कोई ऐसा सेक्टर भी है जिसके लिए कोई स्पेशल रूल्स हैं, ये उससे रिलेटेड आ रहा है। वेयर द पर्सन ऑपरेट इन डिफरेंट सेक्टर वेयर डिफरेंट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। दो शर्तें हैं, एक हो सकता है एक शख्स डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहा हो लेकिन तीनों सेक्टर की डेट सेम ही है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसने तो उसी डेट पर रिटर्न जमा करवानी है। लेकिन वो कह रहा है एक शख्स डिफरेंट सेक्टर में ऑपरेट कर रहा हो और उन सेक्टर की रिटर्न की डेट भी डिफरेंट हो, फिर क्या करेंगे? The federal excise tax, he shall file single return for all sector by the due date applicable to his major activity। जिस एक्टिविटी से उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है उस सेक्टर को फॉलो कर ले और उसी के अंदर अपनी सारी रिटर्न को क्लब करके सबमिट करवा दिया करे। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, फाइलिंग ऑफ एनुअल सेल टैक्स रिटर्न, ये जो मैं अभी बात कर रहा था। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन विच इज अ प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सिर्फ कंपनीज के लिए आ गया, शैल फाइल सेल टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर बाय द 30th सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। 30 जून को खत्म हुआ आपका ईयर, तो 30 सितंबर को आप अपनी एक एनुअल रिटर्न भी जमा कराएंगे। एनुअल रिटर्न इज नथिंग, जो 12 रिटर्न आपने जमा करवाई हुई हैं उनको सम करके एक एनुअल रिटर्न जमा करवा देंगे। लेकिन किसने जमा करवानी है? कंपनीज ने जमा करवानी है, पब्लिक लिमिटेड भी और प्राइवेट लिमिटेड भी। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न, सारी रिटर्न हमारी इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल होती हैं, ठीक है ना। रिटर्न असल में जब हम सबमिट करवाते हैं तो रिटर्न डिफरेंट प्रोसीजर में सबमिट होती है, यानी आप आम तौर पर जनरली जब हम देखते हैं तो रिटर्न ने किस तारीख को जाना है? 15th को। हम बोलते ऐसे ही हैं कि 15th को रिटर्न ने जाना है, ठीक है ना। कौन सा महीना चल रहा है अब हमारा? जनवरी का। जनवरी कब खत्म हुआ? 31 जनवरी 2022। इसकी रिटर्न कब जाएगी? 15 फेब को। अच्छा, अब इसके दरमियान में, अब इतनी डिटेल यहाँ लिखी रहे, इसके दरमियान में कुछ स्टेप्स हैं करने वाले। मसलन हर शख्स ने दो चीज़ें रिटर्न में जमा करवानी हैं, एक सेल्स का रिकॉर्ड और एक परचेजेस का रिकॉर्ड, ठीक है ना।
इसको हम सप्लाईज रजिस्टर बोलते हैं, इसको परचेज रजिस्टर बोलते हैं। ये दो चीज़ें हमने सेल के रिकॉर्ड में हमारी सारी इनवॉइसेस, किसको सेल किया वो सारी डिटेल सेल इनवॉइस के ऊपर लिखी जो कंटेंट है वो सारे इसमें मौजूद हैं। इसमें दो अहम कंटेंट मौजूद हैं, एक सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर और एक बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और तीसरा अहम है इनवॉइस नंबर, अमाउंट भी है, वैल्यू भी है। अब ये मैं इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करवा रहा हूं। जैसे ही मैंने अपना सेल्स रजिस्टर्ड फिल करना शुरू किया और मैंने उसको सिस्टम में सेव किया, तो जितने मेरे बायर थे ना उनके सिस्टम के अंदर जब वो अपना सिस्टम ओपन करेंगे, जो मेरे से इनवॉइसेस खरीदी गई हैं वो उनके परचेज रजिस्टर्ड में ऑलरेडी आ गई हैं। यहां से हमने वो सेक्शन 7 वाली बातें भी हमारी क्या होना शुरू हो गई, इंटैक्ट होना शुरू हो गई। जब मेरे बायर ने अपना रजिस्टर खोला तो उसे फौरन पता चल गया मैंने कौन सी इनवॉइस डिक्लेयर किया और कौन सी इनवॉइस डिक्लेयर नहीं की। अब फर्ज किया उसने मुझसे कोई माल खरीदा हुआ था और वो इनवॉइस नहीं आई, तो फौरन मुझे अभी इसी वक्त कॉल करेगा कि भाई वो आपने इनवॉइस डिक्लेयर ही नहीं की है। मैं कहूँगा अच्छा यार कर देता हूँ, रह गई है। या अगर मैंने नहीं की होगी तो नॉर्मली बिजनेस में तो सारा काम क्रेडिट पर हो रहा है, उसे शक पड़ जाएगा कि यार ये कोई गड़बड़ है, तो वो आपको सेल टैक्स फिर पे भी नहीं करेगा। बात समझ आई है? तो गवर्नमेंट ने इस टेक्निक से सबसे पहले क्या किया, वो जो दो लोग मिलकर काम कर रहे थे उन्होंने आपस में ही लड़वा दिया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है ना। और ये एक बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेटजी थी, बहुत अच्छी अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कि हमारी चीज़ें यहीं पर सारी क्या होना शुरू हो गई, रिकनसाइल होना शुरू हो गई। अच्छा, अब इनमें से हर चीज़ की अपनी अपनी डेट है कि लेट्स अज्यूम ये 10th तक काम करना है, ये 12th तक करना है, फिर इसके बाद 15 तारीख को हमने ओवरऑल रिटर्न सबमिट करनी है। जब हम रिटर्न सबमिट करेंगे तो हमारा एक चालान निकलेगा, ठीक है। रिटर्न सबमिट हो गई, एक चालान निकला जिसके ऊपर हमने सेल टैक्स पेएबल हमारा निकलेगा, ये हम गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे और फिर इस चालान का नंबर फीड करके शायद 18 तारीख तक हमने लाकर इसको गवर्नमेंट को दोबारा जमा कराना है। ऐसे सेल टैक्स रिटर्न जो है वो हमारी डिफरेंट मराहिल में से गुजर कर सबमिट हो रही होती है, ठीक है ना। स्टेप्स बने हुए हैं अब इसके अंदर सारे, जिसके ज़रिए से ये रिटर्न हमारी हो रही होगी। और तमाम रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल होती हैं, कोई रिटर्न मैनुअल फाइल नहीं होती। द रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेब और एनी मैग्नेटिक मीडिया और कंप्यूटर रिलायबल मीडिया शैल बी कंसिडर्ड एज रिटर्न एंड द बोर्ड में मेक रूल फॉर डिटर्मिनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ डाटा। अब ये सारा काम तो हो चुका, अब तो तमाम लोगों को कंपलसरी है कि उन्होंने रिटर्न सारी किस पे जमा करवानी है, रजिस्टर पे जमा करवानी। एक लफ्ज़ ई इंटरमीडिएटरीज आ रहा होगा। जब शुरू में ये हुआ काम, लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास तो सिस्टम ही नहीं है, हम तो छोटे से वो हैं। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हम कुछ लोगों को ऑथराइज कर देते हैं, वो ई इंटरमीडिएटरीज होंगे, यानी जैसे कंसल्टेंट नहीं होते कि वो आपसे डाटा लेके उसको ई फाइलिंग आपकी कर दिया करेंगे, हम उसको अलाउ कर देंगे। लेकिन अब जाहिर है ये सारा काम इससे आगे चले गए हम बहुत। Every registered person required to file return or statement shall file electronically in manner specified by board। अब मैनर का क्या मतलब है, वो सारे प्रोसेस जो मैं अभी बता रहा हूँ कि पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम होगा, एक स्टेप ये आएगा, एक स्टेप ये आएगा, ये सारा कुछ इस तरह हो गया। A registered person filing return electronically shall pay sale tax in any of the designated branches of National Bank on the prescribed payment चालान और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। वही जो मैं कह रहा था कि जब हम 15 तारीख को रिटर्न जमा करवाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक चालान निकल आएगा, ये चालान आप जाकर नेशनल बैंक में जमा करवा देंगे। नेशनल बैंक का हमारा जो एक इदारा है NIFT निफ्ट जिसको हम बोलते हैं, वो सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर रहा होता है। वो इसको एक यूनिक नंबर लगाएगा इस पेमेंट सिस्टम को, वो यूनिक नंबर आपको मिलेगा, वो लाकर आप उस सिस्टम में दोबारा एंटर करेंगे, सिस्टम को पता चल जाएगा पैसे जमा हो गए। लेकिन अब ये बात भी पुरानी होगी, यहाँ पहले लिखा होता और एनी अदर पेमेंट सिस्टम, अब हमने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और वो चीज़ें भी अलाउ कर दी हैं, आप उसके ज़रिए से भी पेमेंट कर सकते हैं। इन केस वेयर ड्यू डेट इज 15th of the month, द सेल टैक्स शैल बी डिपॉजिटेड बाय
15 एंड देन रिटर्न शैल बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय 18th ऑफ द सेम मंथ। अच्छा मैं उल्ट बोल गया हूँ, 15 को आपने पैसे जमा करवाने हैं, पेमेंट करनी है, और फिर रिटर्न को जस्ट आके क्लिक करके पेमेंट का वो चालान एंटर करके 3 दिन आपको फिर उसके लिए मिलेंगे। पैसे गवर्नमेंट को 15 को चले जाएंगे जी, पैसे 15 को चले जाया करेंगे, ठीक है ना। पैसे आप जब 15 को पता चला चालान निकालें, 15 तक पैसे जमा करवा दें, फिर वो पैसे जमा होने के बाद जो आपको नंबर आएगा निफ्ट की तरफ से वो आपने एंटर करना है सिस्टम में। अब क्योंकि सिस्टम पे लोड होगा थोड़ा, इसलिए फिर 3 दिन दे दिए गए कि 18 तारीख तक आपका, ऐसे हमारा जो रिटर्न सबमिट करने का प्रोसेस है ये 18 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात जी। ऑब्वियसली जब अब इलेक्ट्रॉनिकली काम हो रहा है तो रात 12 बजे मुराद होगा, तो वो फिर नॉन फाइलिंग की पेनल्टी लग जाती है कोई 10-12 हज़ार, और फिर वही आपको डिफॉल्ट सरचार्ज और वो सारा काम आ जाएगा। क्लियर हो गई बात जी। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, बाद दफ़ा क्या होता है कि आप सेल टैक्स में पर्टिकुलरली जब आप एक्सपोर्ट वगैरह का कारोबार कर रहे हो या किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो ब्रांड्स भी 2 तरह से लोगों को बाउंड कर रहे होते हैं, बिकॉज ब्रांड को अपनी ब्रांडिंग को भी इंटैक्ट रखने की ज़रूरत होती है। तो समटाइम ब्रांड्स आपके साथ 2 में से कोई एक शर्त लगाते हैं। एक शर्त वो लगाते हैं कि यार ऐसा होगा कि अगर हमारा कोई गारमेंट या कोई भी प्रोडक्ट हमारे मेयार के मुताबिक ना बनी तो फिर आप हमारा लोगो उस पे से रिमूव कर देंगे और इसको एज अ बी पेयर स्क्रैप बेच दें, मार्केट में बेच दें। बाद दफ़ा ब्रांड खुद उठा के बेच देता है उसको, लेकिन अपने लोगों को उस पे से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अच्छा कुछ ब्रांड जो इससे भी, ये नॉर्मली ब्रांड ऐसे कर रहे हैं, जो इससे भी अच्छे ब्रांड हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ये क्या बात हुई, हमारा गारमेंट बस हमारे ब्रांड पर ही बिकेगा, ये फैब्रिक अदरवाइज बी पेयर सी पेयर किसी तरह नहीं मिलेगा। ये अपने मैन्युफैक्चरर के साथ पहले ही तय करते हैं कि भाई आप ऐसा करेंगे, जितना भी इस तरह का माल तैयार होगा ये सारा माल भी आप हमारे सामने इसको आग लगाएंगे, ये मार्केट में नहीं आएगा, बी पेयर नहीं आएगा, खाली लोगो उतर के मार्केट में नहीं आएगा। अब ये उससे रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है ना। या आपने सप्लायर को चीज़ें सप्लाई की, उसे बी पेयर लगा, एज पर एग्रीमेंट उसने आपको वापस भेजी और फिर कहा कि यार ये आप इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, मार्केट में एज अ बी पेयर ये सेल नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वो माल है जिसके ऊपर हमने इनपुट पे किया हुआ, और इनपुट तो साथ साथ क्लेम होता जा रहा था। यूनिट टू यूनिट तो नहीं देख रहे ना, इस बात को समझें फिर दोबारा से, अगर ये आप समझ गए होंगे अब तक। मैंने ये 2 चीज़ें परचेज़ की हैं जिनके ऊपर मैंने सेल टैक्स पे किया, ये इनपुट हो गया मेरा। इनमें से ये एक चीज़ अभी मेरी सेल हुई है और एक कोई तीसरी चीज़ थी वो भी सेल हुई है। इसका इनपुट इनके आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट होता जा रहा है। इनपुट यूनिट के साथ नहीं अटैच हुआ वो 90% वाला रूल और वो रूल हम ये नहीं देख रहे कि इसी महीने की चीज़ें बिकी हैं कि नहीं, वो एक साइकिल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसका मतलब है जब भी हम किसी चीज़ को ये कहते हैं ना कि यार ये हमने खुद यूज़ कर ली है या डिस्ट्रॉय हो गई है या फ्लॉ हो गई है, तो गवर्नमेंट को पहला कंसर्न क्रिएट होता है कि यार इसका इनपुट मैंने इन्हें वापस किया हुआ है, वो तो मैंने इसलिए किया था कि चलो यार आउटपुट आ जाएगा इधर से, आउटपुट तो अब आना ही नहीं है। तो ये रूल इसीलिए लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि अगर आप इस तरह डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स करेंगे तो इसका इनपुट आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट भी इस पर नज़र रखना चाहती है, वो कहते हैं फिर अगर ये तो आप लोकल मार्केट में सेल करके हमें कह दिया करेंगे हमने आग लगा दी, सेल टैक्स बचा लिया करेंगे आउटपुट। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आज जैसे बायर ने कहा हुआ है ना कि मेरा एक बंदा बुलाओ, ऐसे ही आप हमारा भी एक बंदा बुलाएं जब आप डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स करने लगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर द गुड्स आर रिटर्न बाय द बायर बिकॉज द सेम आर अनफिट फॉर कंजम्पशन एंड आर टू बी डिस्ट्रॉयड, एंड आर टू बी डिस्ट्रॉयड, कुछ तो है ना कि डिस्ट्रॉय नहीं करनी, बी पेयर में सेल कर देंगे, एंड आर टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द सप्लायर, the supplier shall destroy goods after obtaining permission from commissioner. The goods will be destroyed under the supervision of an inland revenue officer not below the rank of assistant commissioner. आप उधर से इजाज़त लेंगे, इन्फॉर्म करेंगे और वहाँ से अपना बंदा
बुलवाएंगे ताकि ये सारा काम फिर इस तरह से हो रहा होगा। बात समझ आ गई है? लेकिन इस सारे के बावजूद द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड डिस्ट्रॉयड शैल नॉट बी एडमिसिबल। तो फिर ये सारा काम करने का क्या फायदा हुआ? फिर क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ अगर ये भी नहीं करोगे तो आपको कल भी मैंने बताया था ना कि सेल टैक्स के पास हमारी एक इन्वेंट्री भी मौजूद है ना, डाटा मौजूद है, क्या चीज़ें कितने केजी हमने ये चीज़ खरीदी थी। तो जब आप कहोगे कि ये चीज़ें मैंने 20,000 केजी आपकी शॉर्ट आ रही होंगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? फ़ौरन उन शॉर्ट चीज़ों को आपकी सप्लाई तस्वूर कर लेगी, आपको आउटपुट भी पे करना पड़ जाएगा। बात समझ आई है? जो चीज़ आपने खरीद के रिकॉर्ड पर ले ली है, इन एनी केस उसका एग्जिट दिखाना है ना हमें। अब इसका एग्जिट तो आपने यहां वो कह रहे हैं कि इसका एग्जिट हमें दिखा दें, हमारी सुपरविजन में इसकी डिस्ट्रक्शन करके हमें पता चल गया इसका एग्जिट हो गया। अब हम आपसे इसका आउटपुट नहीं मांगते, लेकिन क्योंकि ये टैक्सेबल सप्लाई में यूज नहीं हुआ तो इसका इनपुट तो डिसअलाउ होगा डेफिनेटली। आपने गवर्नमेंट को बगैर बताए डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स कर दी, अब आउटपुट नहीं आप दिखा सके गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहते इसका आउटपुट भी दें। बात समझ आ गई? हाँ वो तो ठीक है, वो तो बिजनेस लॉसेस हैं, वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। अगर हम चीज़ को सेल कर देते हैं, चीज़ अदरवाइज डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो तो बिजनेस का हिस्सा है, कोई बात नहीं है। हाँ उसकी कोई FIR कटेगी, कोई और चीज़ें होंगी, कुछ होगा, उसके ऊपर भी हमने इनपुट डिसअलाउ कर देना। इनपुट तो कोई भी मसला हुआ ना तो वो सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट आ जाएगी ना कि कोई भी चीज़ जो सप्लाई का हिस्सा नहीं बनी उसका इनपुट नहीं मिलना, चाहे आग लगी है, कुछ भी हुआ है। हाँ तो जहाँ चीज़ें जल गई हैं वहाँ सेल टैक्स इनपुट भी जल गया, इसमें क्या मसला हुआ है? जहाँ इतना कुछ जल गया वहाँ सेल टैक्स भी जल गया, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया ऑब्वियसली। जाहिर है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल भी तो जल रही है ना उसके अंदर। तो इसी तरह इनपुट असल में आपका कॉस्ट थी, ऐसे समझें इस कॉन्सेप्ट को। चलें डिफरेंटली एक्सप्लेन करता हूँ। इनपुट टैक्स आपकी कॉस्ट है, गवर्नमेंट कहती है इसको सेल कर दें, हम इसको आपकी कॉस्ट से निकाल देते हैं, हम इसकी इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट कर देंगे। ये एक फेवर गवर्नमेंट ने दी हुई है बिजनेसमैन को, ताकि सेल टैक्स का जो फाइनेंशियल इंपैक्ट है वो बिजनेस के ऊपर ना आए। लेकिन अगर आउटपुट में तक आप नहीं पहुंचे तो हर मर्तबा जैसे ही आउटपुट तक आप नहीं पहुंचते तो कहाँ जाता है सेल टैक्स? आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। मसलन आपने पीछे से इनपुट टैक्स पे किया हुआ था, जो चीज़ आप बनाकर बेच रहे हैं वो एग्जेम्प्ट हो गई, अब ये इनपुट कहाँ जाता है? आपकी कॉस्ट में जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर कोई भी और ऐसा इवेंट हो गया तो फिर अगर ये सेल का हिस्सा नहीं बना तो फिर ये कहाँ चला जाएगा? आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा जी, तो ये था जी सारा मोटा मोटा हमारा सेल टैक्स का एरिया। अच्छा नहीं, अभी थोड़ा रिकॉर्ड्स पे भी बात कर लें। ये रिकॉर्ड्स अब आपको पिछले चैप्टर में नजर आएंगे, वो जो चैप्टर इससे पहले वाला था, सेल टैक्स एक्ट वाला था, रूल्स वाले में नहीं। सेल टैक्स में रिकॉर्ड्स में जो चीज़ें हम मेंटेन कर रहे होते हैं, इनमें एक हम इनवॉइस इशू करते हैं। अब इसमें कोई चीज़ पढ़ने की नहीं है, लेकिन बहरहाल हम गो थ्रू कर लेते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाईज मेड, सप्लाईज मेड का क्या मतलब है? सेल्स। Records of supplies made shall indicate the description, quantity and value of goods. Name and address of the person to whom supplies were made and the amount of tax charge. Normally सेल इनवॉइस के ऊपर यही सब कुछ लिखा ही होता है। क्या पेज आ गया? 454 आ गया जी। ठीक हो गई बात जी। जो चीजें हम सेल कर रहे हैं उसका क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है हमने? शैल इंडिकेट डिस्क्रिप्शन, क्या चीज सेल की है, क्वांटिटी कितनी चीज सेल की है, वैल्यू कितने की सेल की है, और फिर वैल्यू तीन तरह की, वैल्यू एक्सक्लूसिव, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, वैल्यू इंक्लूसिव। ऐसे लिखा हुआ होता है ना आपको चीज जब आप कोई परचेज कर रहे होते हैं कि जी 1000 की चीज थी, 17,000 रुपया टैक्स हो गया, आपने 1017 पैसे करने, ठीक है ना, ऐसे ही आ रहा होता है। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम सप्लाईज वर मेड,
और अगर सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन सारा कुछ आ जाएगा, फिर वो प्रोसेस हमारा चल जाएगा जो उधर हमने अभी पढ़ा है। रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स परचेज्ड shall show the description, quantity and value of goods, name and address and registered number of the supplier and the amount of tax on purchases. Records of goods imported shall show description, quantity, this और import के स्टेज पे जो हमने टैक्स पे किया होगा वो आ जाएगा। 3 चीज़ों का रिकॉर्ड आपको डिटेल में बता गया, सेल का, परचेज का और इम्पोर्ट्स का। रिकॉर्ड्स ऑफ जीरो रेटेड एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अच्छा जी, डबल एंट्री सेल टैक्स अकाउंट यानी इनपुट का और आउटपुट का, ठीक है। सेल टैक्स शायद अभी आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, उधर भी पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ेंगे, ये वो मुराद है। लेकिन अगर हम अपने एंगल से देखें तो वो जो हमारा वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2 है ना, ये उसका जिक्र हो रहा है कि मेरा इनपुट टैक्स कितना है और मेरा आउटपुट टैक्स कितना है। इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बैंक स्टेटमेंट, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, इन्वेंट्री, ये जो बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपका रिकॉर्ड क्वांटिटेटिव डिपार्टमेंट के पास मौजूद होता है। यूटिलिटी बिल, सैलरी, लेबर बिल, कैश, ये सारी चीज़ें आपने रिकॉर्ड में मेंटेन रखनी हैं, ताकि अगर डिपार्टमेंट को कभी शक पड़े तो वो चीज़ों को आपस में लिंक करके देखना चाहे कि यार आप कह रहे हो सेल कोई नहीं हुई, तो बिजली का बिल तो इतना ज़्यादा खर्च हुआ है आपका, ये तो इतना, वो जो लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी। अच्छा जी, रेशोज वगैरह एनालिसिस। रिकॉर्ड रिलेटिंग टू गेट पासिस, इनवर्ड, आउटवर्ड और ये सारी चीज़ें, ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड का जिक्र। लेकिन जब मैंने आपको बताया था, जब ये यहाँ नहीं लिखा होता था। डिपार्टमेंट ने एक अच्छा काम यही किया था कि जब डिपार्टमेंट को अभी नया नया था, जाहिर है हर इदारा लर्निंग के फेज से गुजर रहा होता है, तो ईयर 2099, 2000, 2001, 2 डिपार्टमेंट ने क्या करना शुरू किया, सेल टैक्स के ऑडिट खुद करने की बजाय चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को हायर करके वहाँ से ऑडिट करवाने शुरू किए। अब हम ऑडिट, हमारा जाहिर है हम प्रोफेशनल ऑडिट करने वाले लोग हैं, हम इन चीज़ों को लिंक करके कर रहे थे। और उस वक्त ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो उधर अगर दूसरी तरफ भी क्लाइंट के पास भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बैठा हुआ था तो वो हमें पकड़ लेता था इन बातों पे, ठीक है ना। ये मेरे बिल्कुल ये सारा दौर मेरे अपने हाथों से गुजरा हुआ है। जब अगर सामने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था वो पकड़ लेता था, वो कहता सर आप गेट इनवर्ड पास मांग रहे हैं, कहाँ लिखा है लॉ में आप हमारे से मांग सकते हैं, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्ड्स की डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर हम उनसे ना ऑडिटेड अकाउंट्स मांग लेते थे। उस वक्त ये एनुअल रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। हम उन्हें कहते थे जी आपकी इनकम टैक्स में जो रिटर्न गई है उसमें आपने सेल इतनी शो की हुई है, और जो सेल टैक्स की 12 रिटर्न है उसमें सेल इतनी आ रही है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो जो समझदार क्लाइंट थे वो कहते थे कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न तो हमारे से मांग ही नहीं सकते, कहाँ लिखा है आप इनकम टैक्स की रिटर्न मांग सकते हैं। और जो बेचारे सादा लोग थे वो दे देते थे और फंस जाते थे, ठीक है। फिर ऐसे चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि चीज़ें रिकनसाइल होना शुरू। अब यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है, बल्कि एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी भी लॉ में कोई और रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा हो तो वो भी मांगा जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह ये एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड आ गई। सच अदर रिकॉर्ड में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। अच्छा जी, ये सारा नहीं, स्लाइड नहीं खत्म है, लेक्चर खत्म हो गया। अच्छा जी, सेल टैक्स तो यहाँ खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना। ये आखिरी स्लाइड थी सेल टैक्स से रिलेटेड, तो आखिरी स्लाइड थी। मैं चैप्टर 1 आपको शुरू करवाना था मैंने जी। स्लाइड मैंने अभी अपने आप को सुबह निकलते हुए घर से सेंड की हुई है, मैं अभी क्लास के फ़ौरन बाद सेंड कर दूंगा आपको। मतलब वो एक काम होता है कि मैंने PDF सिस्टम से ले ली है कि नहीं, तो वो ले ली हुई है, मैं अभी सेंड कर देता हूँ आपको, क्लास में बैठे बैठे सेंड कर देता हूँ। अच्छा जी, फिर ऐसा करेंगे आप लोग, चलें हम यहाँ रुक जाते हैं, कोई बात नहीं है। ये स्लाइड आपके साथ क्यों मिल गई हैं, ये कौन सी फाइल खुली हुई है, फाइल तो हमारी है।
अच्छा फाइल मेरे ख्याल सेव ही नहीं हुआ। ओके चलें कोई बात नहीं, आपकी जान छूट गई ऐसे लग रहा है मुझे। अच्छा चलें जी, अब आप एक काम करके आएंगे, अगर यहाँ हमें रुकना पड़ रहा है तो चलें कोई बात नहीं है। कल हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये जो एरिया है इसको साथ टेकअप करेंगे। 7 to 8 मार्क्स का वो एरिया है, आसान सा एरिया है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल एरिया नहीं है। 4-5 चीज़ें अगर उनको समझ लेंगे तो ये एरिया हमारा कवर हो जाएगा। बल्कि अगर 10 मिनट है हम शुरू कर लें, स्लाइड के बगैर ही बुक से शुरू कर लें, है ना, क्योंकि चीज़ों को वाइंड अप कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 1 जी, अब हमें असल में हम अपनी स्ट्रेटजी के तहत सबसे आखिर पर इन चैप्टर्स में इसी वजह से आए हैं कि असल में जो बातें यहाँ लिखी हुई थी शायद हम अगर इन्हें बिल्कुल शुरू में पढ़ते तो हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको समझानी पड़ रही होती, लेकिन अब आप इनमें से ये बहुत सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ चुके हैं। मसलन जी सबसे पहले आ रहा है पेज नंबर 1, बुक पर आ जाएं तो पेज नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन इज अ कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इनकम बाय गवर्नमेंट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। क्या मतलब कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की इनकम में से गवर्नमेंट जो अपना शेयर मांग रही है उसका नाम क्या है, टैक्स है। और कैसे मांग रही है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी हमें लॉ बनाकर मजबूर कर दिया गया, इनकम टैक्स लॉ बन गया, सेल टैक्स लॉ बन गया, फलां लॉ बन गया, अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ हमारे से कुछ पैसे ले लिए जाएंगे, कुछ अपना शेयर मांग लिया जाएगा। मसलन अगर हम एक मोटी सी बात करें तो कंपनीज के प्रॉफिट में गवर्नमेंट कहती है 30% मेरा शेयर है, ठीक है ना, हम उसे 30 बोलते हैं, वो बेसिक की वजह से, वैसे उसूलन बेस रेट 35% है। गवर्नमेंट कहती है जी 30% मेरा है, आप पैसे कमाएं, बिजनेस है, मुल्क है, आप पैसे कमाएं इसमें से, लेकिन जो कुछ कमाएंगे उसमें से 30% मेरा, 70% आपका। इसी तरह इंडिविजुअल के स्लैब रेट बने हुए हैं, तो ये गवर्नमेंट ने अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ इसको क्या कर लिया, अप्लाई कर दिया। फिर नीचे लिखा हुआ है कि जी जो टैक्सेशन है ना, इसके दो रीज़न हैं, टैक्स कलेक्ट करने की 2 रीज़न हैं, 2 वजह से हम टैक्स ले रहे हैं। वन इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एंड अदर इज़ कॉल्ड नॉन रेवेन्यू। टैक्स का एक बड़ा बुनियादी मकसद तो क्या है, पैसे इकट्ठा करना। गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तो निज़ाम चलेगा, और ये बात खान साहब बड़ी कोशिश से आपको समझाने की कोशिश लगे हुए हैं कि भाई पैसे होंगे तो निज़ाम चलेगा। तो 3 पॉइंट आपको नीचे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, टू कलेक्ट रेवेन्यू, टू रन एंड एडमिनिस्टर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसे चाहिए और लोगों से पैसे कलेक्ट करने का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ठीक है ना, कि अवाम से पैसे लेकर और हुकूमत की जाए, ये कॉन्सेप्ट कोई इतना ज़्यादा नया नहीं है। सोशल मीडिया पे देखेंगे तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई होगी, मुझे अगर कहीं नज़र आ गई तो मैं आपके ग्रुप में भी उसको टैग कर दूंगा, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। तो पता चलेगा कि फ़िरौन के दौर से ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था कि यार अवाम से पैसे लेके और फिर हमने हुकूमत चलानी है, और ये पैसे कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट औकात में डिफरेंट हुकूमतें बड़े बड़े मुज़िका खेज टैक्सेस भी लगाती रही हैं। 10 अमेजिंग टैक्सेस के नाम से भी एक वीडियो मेरी पड़ी हुई होगी, उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, टैक्स इज अ टूल फॉर इम्प्लांटिंग इट्स पॉलिसीज। वो कहते हैं जो टैक्स है ना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का भी एक टूल है। यानी हम हर वक्त जब टैक्स ले रहे होते हैं तो उसका वाहिद सोर्स मकसद ये नहीं होता कि हमें रेवेन्यू चाहिए, बाद दफ़ा हम अपनी पॉलिसी स्विच करने के लिए भी टैक्सेशन की हेल्प ले रहे होते हैं, जिसकी आपको करंट एग्जांपल मैं देता हूं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, आईफोन के ऊपर टैक्स को फिर डबल कर दिया। मतलब अभी अगर हम जस्ट 3 साल पहले चले जाएं तो आईफोन के ऊपर 0 टैक्स था, कोई टैक्स नहीं था। आईफोन के ऊपर टैक्स, मतलब मेजर ये सारे बड़े फ़ोन्स के ऊपर टैक्स लग गया, 30,000 37,000 के आसपास एक टैक्स लग गया एकदम से। जाहिर है लोगों को थोड़ा फील हुआ, हो सकता है उस वक्त जब, क्योंकि ये अक्रॉस तमाम मोबाइल्स पर टैक्स लगा था, उस वक्त जब ये टैक्स लगा तो इसका मकसद रेवेन्यू कलेक्शन था कि पैसा इकट्ठा किया जाए। जब लोग इतने महंगे महंगे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को पैसे भी दें।
इसके ऊपर एक अलग बहस हो सकती है कि ये ठीक है गलत है, लेकिन बहरहाल मैयर यही है। लेकिन अभी जो एक हफ्ता पहले फ़ोन के ऊपर दोबारा टैक्स बढ़ाया गया है, कोई 80,000 के आसपास अब टैक्स हो गया, 85,000 हो गया चलें, तो इसका मकसद क्या है? रेवेन्यू कलेक्ट करना? नो, एट द मोमेंट इसका मकसद रेवेन्यू कलेक्शन नहीं, बल्कि एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है। गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर अपना मोबाइल यहाँ मैन्युफैक्चर करे, जैसे कि सैमसंग ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शुरू कर दी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा कि यार आप पार्ट्स क्या है बाहर से इंपोर्ट कर लें, उसके ऊपर हम आपसे कोई टैक्स नहीं ले रहे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करें ताकि एटलीस्ट हमारे लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ फैक्ट्रीज लगेंगी, यहाँ के लोग काम करेंगे। जो भी कंपनी इस पॉलिसी में आ जाएगी उसके फ़ोन पर टैक्स नहीं लग रहा होगा, और जो नहीं आएगी उस पर टैक्स लग रहा होगा। तो इस वक्त एक अपनी पॉलिसी को टैक्सेशन के टूल की मदद से इंप्लीमेंट करना इसका एक मकसद हो सकता है। यही बात लिखा है, टैक्स इज अ टूल टू इंप्लीमेंट इट्स पॉलिसीज। टैक्स इज यूज फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट यही है कि हम ये एज्यूम करते हैं, हमारी एजम्पशन ही है एक मासूमाना सी है, कि गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो ये असल में अवाम पे खर्च होगा, ठीक है ना। तो हमारी एजम्पशन ये है कि गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो अवाम पे खर्च होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हम अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाकर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, और एजम्पशन ये है कि ये टैक्स फिर अवाम पर चला जाएगा, यानी गरीब से लेकर अमीर पे चला जाएगा, तो थोड़ा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों पर हायर टैक्स लगाते हैं। जैसे गाड़ियों पर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा टैक्स है, बड़े घरों पर हमारे मुल्क में ज़्यादा टैक्स है, जो अच्छे हाई एंड मोबाइल्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स है। ये सारी चीज़ें इस कैटेगरी में भी आ सकती हैं कि हम इन्हें कह सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की कोशिश कर रहे हैं। जी, आज से कुछ समय पहले मैं किताब पढ़ी थी रॉबर्ट जेफरसन की दैट पोवर्टी। वहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि taxation is a punishment to those who produce while a reward to those who sit idle. जी बिल्कुल ठीक है। ये भी हम यहाँ भी हम थोड़ा सा इसका जिक्र आएगा, इस एंगल से नहीं आएगा। असल में ज़िंदगी की हर कायनात में जो भी चीज़ आएगी ना, उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करेगा। कायनात का वो आखिरी दिन होगा जिस दिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा। यानी आप ऐसे सोचिए कि इस कायनात में बीइंग अ मुस्लिम हम ये बात करते हैं कि ये हमारे मज़हब का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि कायनात का सबसे बड़ा सच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बोला था, और कायनात के सबसे बड़े मुबल्लिग, सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग ताकत, सबसे ज़्यादा वो हस्ती जिसके साथ अल्लाह की मदद हो, अल्लाह की बराह रास्त सारा चीज़ें हो, वो अल्लाह के नबी की ज़ात थी। क्या वो सब लोगों को मुसलमान कर गए थे? तो अल्लाह हमें सुन्नत से, फितरत से ये बता रहा है कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही असल में सारे कायनात का हुस्न है। ये कभी नहीं हो सकता, कायनात में कोई एक चीज़ ऐसी क्रिएट नहीं की जा सकती जिस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट ना करता हो। यानी अल्लाह की ज़ात के ऊपर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है। ये तो हमारी ग्रूमिंग गलत हुई है कि हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे मरने मारने पे उतर आते हैं। अगर ये मज़हब से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए तो हम मरने मारने पे उतर आते हैं। अगर ज़ाती ज़िंदगी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए हम ताल्लुक़ तोड़ देते हैं, ताल्लुक़ छोड़ देते हैं। हम कहते हैं ये अच्छा बंदा नहीं है, इसने तो मुझे ये बात कह दी। हालांकि ये कायनात का बिल्कुल सबसे पहला जो है वो निज़ाम है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर इससे आगे लिखा हुआ है जी कि वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जहां हम देखें कि गवर्नमेंट टैक्स तो लगा रही है लेकिन उसका मकसद रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, बल्कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। मसलन जी पॉइंट नंबर 1 आपको लिखा हो, गवर्नमेंट कैन एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जेम्पशन। किसी चीज़ के ऊपर एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दें। मसलन हमें एनर्जी क्राइसिस का सामना है तो हम ये कहें कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही, कोई फुला नहीं हो रहा, कोई डिमांड नहीं हो रहा। इसका मतलब है यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं,
टैक्सेशन को एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं कि ये चीज़ें थोड़ी सस्ती हो जाएंगी तो लोग इस तरफ चले जाएंगे, हमारा थोड़ा सा एनर्जी क्राइसिस थोड़े क्या हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। बाय चार्जिंग हाई टैक्स रेट ऑन इम्पोर्ट्स द गवर्नमेंट कैन एनकरेज लोकल परचेज। कहीं कहीं हम जाहिर है सारा दिन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने वाले लोगों में हमारा शुमार होता है, तो इसलिए, लेकिन कहीं कहीं अगर आप इस दौर में देखें तो ये वाली पॉलिसीज़ नज़र आई, अगरचे हम उससे कोई बेनिफिट नहीं ले पाए कि इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमें ढूंढनी मुश्किल हो गई हैं, जो आज से 3 साल पहले रेडीली अवेलेबल थी। मसलन अब ये लेक्चर रिकॉर्डिंग में कह दें, अच्छा चले, मसलन मेरा दावा है कि मैं बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाने की माहिर आदमी हूँ मैं, ठीक है ना, तो मेरा दावा है कि कोई अच्छा ब्रांड भी पाकिस्तान में ऐसा पिज़्ज़ा नहीं बना सकता जैसा अल्लाह ने मुझे बनाना सिखा रखा है ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम अब 2 साल से एक शदीद प्रॉब्लम है हमें अब अच्छी चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि पिज़्ज़ा की क्वालिटी आएगी चीज़ की क्वालिटी से। अब इम्पोर्टेड चीज़ रेडीली अवेलेबल नहीं है, पता नहीं ब्रांड्स कहाँ से ले रहे हैं, जिन जगहों से पहले मुझे मिल जाया करती थी वो चीज़, आज वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो, कहते नहीं सर अब बस लोकल चीज़ अवेलेबल है, इंपोर्टेड इतनी कॉस्टली हो गई है कि अब हम इंपोर्ट नहीं करते। अब ये बज़ाहिर हो सकता है मुझे अपने पिज़्ज़ा के उसके एंगल से बड़ी बुरी लग रही हो बात, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि कोई बात नहीं है, अगर हमारी लोकल इंडस्ट्री को जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगी, तो 1-2 साल में ये अपनी क्वालिटी अच्छी भी कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब डिमांड क्रिएट होगी, जब सारा कुछ होगा, तो ऐसे भी गवर्नमेंट कर सकती है कि कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्सेस लगाकर उनको इतना महंगा कर दिया जाए कि फिर पता चले कि आपको उसके सेकंड सब्स्टिट्यूट्स जो हैं मार्केट में क्रिएट होने शुरू हो जाएं। तो ये भी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी हो सकती है। टैक्स कैन बी यूज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मुराद ये है, जब भी हम इनइक्वालिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का नाम इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके ध्यान में फ़ौरन ख्याल आना चाहिए कि अमीर पर ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, अमीर की चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगा देंगे और गरीब की चीज़ों पर नहीं लगाएंगे। तो इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जैसे बड़े घरों पर ज़्यादा टैक्स लग जाए, बड़ी गाड़ियों पर ज़्यादा टैक्स लग जाए, बड़े मोबाइल्स पर ज़्यादा टैक्स लग जाए, फॉरेन विजिट्स पर टैक्स लग जाए, इस तरह की चीज़ों के वो कर दे। जैसे हमारी गवर्नमेंट कर रही है कि जो अमीर की करेंसी है डॉलर, उसको महंगा करता जा रही है, और जो गरीब की करेंसी रुपी है उसको सस्ता करता जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये मैंने मजाकन बात कही है, आपने इसको दिल पे नहीं लेना। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे।